समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां की मौद्रिक नीति बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ आरबीआई केंद्रीय बैंक है जो हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही बाजार में कितना नकदी हो जिससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिले, इसके लिए भी मौद्रिक नीति में उपाय किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ऋण का वितरण सही दिशा में हो, अलग अलग सेक्टर के पास उचित मात्रा में निवेश के लिए कर्ज की राशि उपलब्ध हो सके। मौद्रिक नीति के तहत इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा में काफी दिनों बाद नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे लोगों को सस्ता कर्ज मिलने की उम्मीद बढ़ी है, तो ईएमआई में भी राहत मिल सकती है। आज के विशेष में हम जानेंगे कि क्या होता है मौद्रिक नीति, इससे कौन तय करता है और मौद्रिक नीति के तहत शामिल नीतिगत ब्याज दरों में क्या हैं मायने, ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। इससे लोगों को सस्ते कर्ज मिलने की उम्मीद तो बढ़ी ही है, साथ ही पहले से लिए लोन पर राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। करीब 17 महीने बाद रेपो रेट में कटौती की गई है। रेपो रेट में पिछली बार अगस्त 2017 में कटौती हुई थी। शक्तिकांत दास के आरबीआई का गवर्नर बनने के बाद से ये पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई घटी तो आगे भी ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। आरबीआई ने निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश पर बल दिया है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 अप्रैल 2019 के बीच होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। ये चालू वित्त वर्ष की छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा है। वहीं शक्तिकांत दास के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है। 3 दिन बैठक के बाद मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कटौती का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे रेपो रेट 6.25% हो गया है। पहले रेपो रेट 6.50% थी। वहीं रिजर्व रेपो रेट 6.25% से घटाकर 6% कर दिया गया है। सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीआरआर 4% पर बरकरार है। मौद्रिक नीति समिति 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट में कटौती के फैसले का समर्थन किया, जबकि विरल आचार्य और चेतन घाटे रेपो रेट में कटौती के पक्ष में नहीं थे। आरबीआई का कहना है कि यह फैसला मीडिया टर्म में खुदरा महंगाई दर को 4% तक रखने के लक्ष्य के मद्देनजर लिए गए हैं। कीमतों में लगातार गिरावट के चलते खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2018 में 2.19% रही, जो 18 माह का निचला स्तर है। Over the past 2.5 days, that is during February 5th, 6th and 7th, the Monetary Policy Committee reviewed the macroeconomic and financial conditions and prospects and voted by a 4:2 majority to reduce the policy repo rate by 25 basis points. मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीतिगत रुख में भी बदलाव किया है। आरबीआई ने इसे पहले के कैलिब्रेटेड टाइटेनिंग से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। चूंकि मुद्रास्फीति दर नीचे बनी हुई है, इस वजह से केंद्रीय बैंक ने नीतिगत रुख को नपी तुली कठोरता से तटस्थ कर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि अगर भविष्य में महंगाई दर अनुकूल बनी रही तो नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती हो सकती है। The shift in stance of monetary policy from calibrated tightening to neutral also provides flexibility and the room to address the challenges to sustain growth of the Indian economy over the coming months, as long as the inflation outlook remains benign. सवाल उठता है कि रेपो रेट में कटौती से आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो जान लें कि इससे होम और ऑटो लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद है। अगर आप नया होम लोन और ऑटो लोन लेने जाएंगे तो आपको अच्छी डील मिल सकती है, यानी सस्ते कर्ज की उम्मीद बढ़ गई है।
पुराने ग्राहकों को भी रेपो रेट में कटौती का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक ब्याज दरों में कमी कर इसका लाभ उपभोक्ताओं को दे सकते हैं। होम लोन के ब्याज दर में कटौती से लोगों की ईएमआई कम होगी। अब बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग मिलेगी, जिसका सीधा असर बैंक लोन पर पड़ेगा। बैंक लोन सस्ता होने से ईएमआई या लोन रीपेमेंट पीरियड में कटौती का फायदा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर को इस समय चाहिए कि जबकि इंडस्ट्री को डिमांड है, इंडस्ट्री को क्रेडिट चाहिए, एक सस्ते दर पे क्रेडिट चाहिए, तो बैंक्स को चाहिए कि इसको पूरे के पूरे इफेक्ट को, इसका जो ट्रांसमिशन है वो 100% इफेक्टिव होना चाहिए। पूरा इफेक्ट जो है लोगों के पास पहुंचना चाहिए, इंडस्ट्री के पास पहुंचना चाहिए। मौद्रिक नीति की खास बातों पर गौर करें तो वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। 2018-19 के लिए यह 7.2% था। आगामी वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर में 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। वहीं उसकी अगली तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में 7.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर के अनुमानों को घटाया है। आरबीआई का अनुमान है कि अप्रैल सितंबर में खुदरा महंगाई दर 3.4% के बीच रहेगी, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी मार्च की अवधि में रिटेल महंगाई 2.8% रह सकती है। मॉनसून बेहतर रहने की संभावना समेत अनुकूल कारकों को ध्यान में रखते हुए महंगाई दर का अनुमान घटाया गया है। Continuing deflation in food items, a sharp fall in fuel inflation, and some edging down of inflation, excluding food and fuel, contributed to the decline in headline inflation. आरबीआई ने किसानों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। बिना किसी गिरवी के किसानों के लिए कृषि कर्ज सीमा 60,000 रुपए बढ़ा दी गई है। किसान अब बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों को मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने कृषि ऋण की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यकारी समूह बनाने का भी फैसला किया है। Enhancing the limit of collateral free agricultural loans from rupees 1 lakh to rupees 1.6 lakh, keeping in view the overall increase in inflation and the rise in agricultural input costs. This is expected to enhance coverage of farmers in getting access to formal credit. आरबीआई ने साफ किया है कि रुपए के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी रुपया बाजार के लिए कार्य बल गठित किया जाएगा। लिक्विडिटी की स्थिति पर नजर बनी हुई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिक्विडिटी की कमी ना हो। पेमेंट गेटवे के लिए भी अलग रेगुलेटर का प्रस्ताव है। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को जमा दरें संतुलन रखने की जरूरत है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी में बैंकों के एक्सपोजर नियम बदले गए हैं। फरवरी अंत तक एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी कर दिए जाएंगे। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल उठता है कि मौद्रिक नीति है क्या और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में ये जानने के साथ ही हम मौद्रिक नीति के तहत इस्तेमाल होने वाली शब्दावली को भी जानेंगे। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। अब यह फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति लेती है। मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में नकदी को बढ़ाने और घटाने के लिए मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है। अगर सरल भाषा में कहें तो मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जो है इसका मकसद क्या है? शब्द इत्सेल्फ मौद्रिक नीति क्या बता रहा है कि किस तरीके से मुद्रा का हिसाब रखा जाए, किस तरीके से ब्याज रखे जाएं इकोनॉमी में, ताकि हर व्यक्ति के लिए सही रहे, बैंक के लिए, आरबीआई के लिए, बोरोवर के लिए, इकोनॉमी में एक मॉनेटरी सिस्टम को बैलेंस रखा जाए, बढ़िया रखा जाए, क्वालिटी मॉनेटरी सिस्टम रखा जाए। आरबीआई की मौद्रिक नीति जारी होने पर हम अक्सर प्रमुख ब्याज दरों के घटने या बढ़ने की खबर पढ़ते हैं। इनमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के साथ सीआरआर और एसएलआर का भी जिक्र होता है। सबसे पहले बात रेपो रेट की करते हैं।
रोजमर्रा के कामकाज के लिए बैंकों को भी बड़ी बड़ी रकमों की जरूरत पड़ जाती है और ऐसी स्थिति में उनके लिए देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई से ऋण देना सबसे आसान विकल्प होता है। इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। जब बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा तो वे भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं ताकि ऋण देने वाले ग्राहकों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की जा सके और ज्यादा रकम ऋण पर दी जा सके। इसी तरह अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा और वे भी अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट को इंक्रीज करना शुरू करता है। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो रेपो रेट को कम करने की शुरुआत होती है। रिवर्स रेपो रेट से उलट होता है जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बची रह जाती हैं, वे उस रकम को रिजर्व बैंक में रख दिया करते हैं जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। अब रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। जब भी बाजारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा कर दें। जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो जाती है तो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो दे सकते हैं। तो रिवर्स रेपो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे कम रेट पे ये पैसा लेता है। अब बात नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो की। इसे सीआरआर कहा जाता है। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे ही सीआरआर कहा जाता है। सीआरआर ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। सीआरआर बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को ज्यादा बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होगा और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी। इसी के विपरीत बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक सीआरआर को घटाया करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाजार पर असर ज्यादा समय में पड़ता है। इसी तरह से बाजार में नकदी तरलता नियंत्रित करने में एसएलआर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वो हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। ये नकदी, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों वगैरह के रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर कितना होगा इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। ज्यादातर कमर्शियल बैंक अपना एसएलआर रिजर्व बैंक की ओर से तय किए गए अनुपात से अधिक ही रखते हैं। इस तरह से बैंक को अपने जो उसके पास धन है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, कितना सीआरआर रखना है, कितना एसएलआर रखना है, तो उसमें आगे टेक्निकल चीजें आ जाती है कि एसएलआर में क्या क्या अलाउड है, सीआरआर में क्या क्या है। वो उसका मोटा मोटा समझा दूं। उसमें क्या है, बैंकों के लिए प्रावधान है कि उनके पास अगर 100 रुपए है तो उस पैसे को कहां कहां रख सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। कुछ पैसा सीआरआर में रखना पड़ेगा, कुछ एसएलआर में। ऐसा प्रावधान बैंकों को मान के चलना पड़ता है। मौद्रिक नीति का मुख्य मकसद वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जाते हैं। इनमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से एक है। बाजार में नकदी की मात्रा पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के तहत कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधे असर डाला जा सकता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नरम रुख रखने पर आरबीआई मौद्रिक नीति में प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों को घटाता है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जब केंद्रीय बैंक अपना रुख कठोर करता है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी घट जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए 2016 में नीति निर्माण का काम मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया था, जबकि इससे पहले मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए आरबीआई के गवर्नर ही फैसला लेते थे। मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीने पर यानी साल में 6 बार बैठक करती है और बहुमत से फैसला लिया जाता है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता को विनियमित करने का साधन है ताकि आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को हासिल किया जा सके। सरकार ने 2016 में मौद्रिक नीति तय करने की प्रक्रिया में बदलाव किया। इसके तहत आरबीआई अधिनियम 1934 में धारा 45 ZB में जोड़ी गई। इसके जरिए मौद्रिक नीति तय करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान किया गया। समिति में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार चुनती है। 6 सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति का प्रभारी आरबीआई के उप गवर्नर समिति के पदेन सदस्य हैं। केंद्रीय बोर्ड से नामित भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी भी समिति का पदेन सदस्य होता है। इनके अलावा समिति में जो 3 अन्य सदस्य हैं उनमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक प्रोफेसर पामी दुआ और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया शामिल हैं। निचले 3 सदस्य 4 साल की अवधि या अगले आदेश आने तक जो भी पहले हो समिति के सदस्य के पद पर रहेंगे। एमपीसी की पहली बैठक 2016-17 के लिए चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य से पहले 3 और 4 अक्टूबर 2016 को हुई। देखो, निर्धारण में कोई विशेष बदलाव नहीं है, खाली इसी प्रकार से देखा जाता है कि क्या डिसीजन होना चाहिए। किसी उसमें वोट रहता है, किसी एक व्यक्ति के डिसीजन के ऊपर जो कर्ज है, जो दर है वो बढ़ाया नहीं जाता या कम किया जाता है। उसमें मेजॉरिटी का क्या व्यू है वो देख के ही डिसीजन लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई और बड़े बदलाव नहीं है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित नीति ब्याज दर का निर्धारण करती है। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग यानी एमपीटी मौद्रिक नीति बनाने में एमपीसी की मदद करता है। वित्तीय बाजार परिचालन विभाग यानी एफएमओडी मुख्य तौर पर रोजमर्रा के प्रबंध परिचालनों के जरिए मौद्रिक नीति को परिचालित करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्तीय बाजार समिति यानी एफएमसी की रोजाना बैठक होती है, जिससे भारतीय औसत कॉल मुद्रा दर यानी WACR का परिचालन लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने दर निर्धारित करता है तो समीक्षा में ये देखा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट है वो इस टाइम पे जब इन्फ्लेशन इस रेट पे है और इंडस्ट्री इस रेट पे ग्रो कर रही है, जीडीपी इस रेट पे ग्रो कर रहा है, तो क्या नीति होनी चाहिए। अगर हम उसकी समीक्षा करें, क्या रिजर्व बैंक एक राइट डायरेक्शन में है, क्या रिजर्व बैंक जो डिसीजन ले रहा है वो लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी की उनके लिए सहायक है या नहीं है। समिति आधारित व्यवस्था से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ही नीतिगत ब्याज दरों के मामलों में अंतिम फैसला लेते थे। हालांकि इस मामले में गवर्नर आरबीआई के अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा कर सकते थे। साथ ही एक समिति भी काम करती थी जो आरबीआई गवर्नर को मौद्रिक नीति के रुख पर सलाह देती थी। इस समिति को तकनीकी परामर्शदात्री समिति नाम दिया गया था, जिसमें मौद्रिक अर्थव्यवस्था, केंद्रीय बैंकिंग, वित्तीय बाजार और सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञ होते थे। लेकिन गवर्नर इस समिति के सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं थे। 2016 में अगस्त तक आरबीआई ने इसी व्यवस्था के तहत मौद्रिक नीति जारी की थी। भरत सिंह दिवाकर और वैभव राज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्थव्यवस्था में जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य भारत की मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू करना और उसकी निगरानी करना है।
आरबीआई खुद रिटेल बैंकिंग नहीं करता है और ना ही जनता से डिपॉजिट लेता है। ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, जहां वाणिज्यिक बैंक खाता धारक होते हैं और धन जमा कर सकते हैं। आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मानदंड का भी निर्धारण करता है। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। ये देश भर की बैंकिंग प्रणाली का नियमन वाली संस्था है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल 1935 को हुई। शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निजी स्वामित्व वाला था। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना में बैंक के मूल काम का वर्णन किया गया है। बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता के नजरिए से नोटों का भंडार बनाए रखना और देश हित में मुद्रा और साख प्रणाली का संचालन करना इसके काम हैं। यानी आरबीआई देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई कानून की प्रस्तावना में वित्त कानून 2016 के जरिए संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मौद्रिक नीति का मकसद ग्रोथ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई बैंकर टू द बैंक्स। हमारे लिए जो बैंक है, बैंक के लिए वो आरबीआई है और एक सेंट्रल बैंक है। वो जो बैंकिंग की व्यवस्था है उसको रेगुलेट करता है। बैंकिंग की ओवरऑल व्यवस्था को, मॉनेटरी व्यवस्था को देखता है, बैंकिंग की व्यवस्था को देखता है। तो आरबीआई ओवरऑल बैंकों को जो है एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है, वो आरबीआई। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड से शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को 4 साल के लिए नियुक्त करती है। बोर्ड में एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। इसके अलावा सरकार अलग अलग क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करती है। साथ ही 4 स्थानीय बोर्ड के लिए 4 निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। देश के 4 क्षेत्रों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालयों और 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में हैं। आरबीआई पारंपरिक तौर से केंद्रीय बैंकिंग के काम को अंजाम देता है। आरबीआई के परंपरागत काम की बात करें तो देश में नोटों को जारी करने के मामले में रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। आरबीआई करेंसी जारी करने के साथ ही उसका विनिमयन करता है। परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। आरबीआई विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्राओं को बेचता और खरीदता है। इसका मकसद विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना और उसे बनाए रखना है। आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसको लागू करवाता है और उसकी निगरानी करता है। इसका मकसद विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इस तरह से आरबीआई साख यानी क्रेडिट का नियंत्रक भी है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की ओर दिए जाने वाले कर्ज को नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी लेता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए आरबीआई नीतिगत मौद्रिक उपायों का भी इस्तेमाल करता है। इनमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय शामिल हैं। आरबीआई सरकार का बैंकर है, यानी ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है। आम भाषा में कहें तो उनके बैंकर का कार्य भी करता है। इसके साथ ही आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर भी है। ये उनके लिए अंतिम ऋणदाता भी है। आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन खाली पैसे से लेके नहीं है, कि जो मनी मैनेजमेंट से लेके नहीं है, बल्कि जो देश के विभिन्न सेक्टर्स हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनकी ग्रोथ कैसे हो, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी एनवायरनमेंट आगे बनाना है। गैर मौद्रिक कार्यों के तहत आरबीआई
बैंकों को लाइसेंस देने के साथ ही बैंकों की निगरानी करता है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जिसके तहत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। इसका मकसद बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने के साथ ही जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। आरबीआई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी निगरानी रखता है। आरबीआई से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प पहलू ये भी है कि हमारा केंद्रीय बैंक भारत के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार यानी बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। जुलाई 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक था, जबकि बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक काम किया। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।